पहले बड़ी खबर की तरफ। वजीर आजम ने आइन तोड़ा या आईनी हक इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट में तारीखी समात जारी। कौन होगा निगरां वजीर आजम? शहबाज शरीफ पीएम के खत का जवाब देने को तैयार नहीं। इत्तेफाक राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। कप्तान के सरप्राइज से सरमायाकार कंफ्यूज, स्टॉक मार्केट में 1300 पॉइंट्स की मंदी, सियासी कशमकश के मईशत पर बड़े असरात मुरत्तब। और रमजान में क्या पकाएं, इफ्तार दस्तरखान को कैसे सजाएं, खुसूसी कुकिंग सेगमेंट भी होगा प्रोग्राम का हिस्सा। वजीर आजम इमरान खान अब से कुछ लम्हों कबल कौम से खिताब कर रहे थे। मैंने भी उनसे बड़े सवाल पूछने थे, जब भी कॉल करूं नेटवर्क बिजी आ रहा था। फिर मुझे शायद ये तासुर लगा, ये फीलिंग आई कि ये सवाल भी शायद रिकॉर्डेड हो सकते हैं, क्योंकि सारे चैनल्स दिखा भी नहीं रहे थे। पहले जब वजीर आजम वर्दा खिताब करते थे तो हर चैनल पर लाजिम होता था कि वो वजीर आजम पाकिस्तान को दिखाएं। लेकिन इस दफा वाजे था कि अब हर कोई वजीर आजम नहीं मान रहा उनको। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि शायद अभी तक यही कंफ्यूजन चल रही है कि वजीर आजम हैं कि नहीं है। लेकिन अब तक ये बात तो है कि जब तक कोई और केयर टेकर वजीर आजम नहीं आ जाते तब तक तो इमरान खान ही है, उनको दिखाना भी चाहिए। मैं खुद चाह रही थी कि मैं कॉल करूं, सीरियसली कुछ सवालात करूं, उनसे कुछ जवाबात मांगूं और उनसे कहूं कि प्लीज कुछ देख लें, कुछ कर लें। लेकिन the $1 million question is who is going to be the next prime minister, especially caretaker setup में। अब तमाम तर लोग सर जोड़कर बैठ गए हैं कि caretaker setup निगरां वजीर आजम कौन होगा, निगरां वजीर आला कौन होंगे, क्या सेटअप होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा। क्योंकि अगर वे फॉरवर्ड का हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए पहली चीज जो जरूरी है वो है निगरां सेटअप। क्योंकि गुज़िश्ता रोज शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया था कि 15 रोज तक इमरान खान वजीर आजम रहेंगे अंटिल द केयरटेकर सेटअप कम्स। केयरटेकर सेटअप कितना न्यूट्रल और कितना अनबाइस्ड है ये बहुत जरूरी है, वरना इलेक्शंस में भी फिर न्यूट्रलिटी नजर नहीं है। डिस्कशन करेंगे, बहुत सीरियस सिचुएशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पर इस वक्त बहुत अहम समात इस वक्त जारी है। हमारे साथ सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं मारूफ कानूनदान, माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, क्या रिलीफ मिलेगी अदालत से, किसको रिलीफ मिलेगी अदालत से? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर तो बात एक ही है। कल भी आपके प्रोग्रामों में मैंने परसों भी एक बात कही थी कि यहाँ स्पीकर की रूलिंग जो है वो आला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट में जो सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट की इस प्रोसीडिंग भी अदालतों में चैलेंज होने लगी है तो फिर सुप्रीमेसी खत्म हो जाती है। आज वकला अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, ना वो बता सके कि किस बुनियाद पर ये रूलिंग जो है वो अदालत में चैलेंज की जा सकती है। स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। आज रूल 37, 38, 39 पढ़ के अदालत को बताया गया। अदालत ने कहा कि यहाँ लीव देनी है, फिर डिस्कशन होनी है। तो ये डिस्कशन क्यों होनी है, लीव क्यों देनी है? अगर वो लीव रिफ्यूज कर दे तो ये यानी स्पीकर के इख्तियारात बड़े वाज़ेह तौर पर हैं। तो और अजहर साहब, अदालत में भी ये रिमार्क्स आए हैं, समात मुलतवी हो गई और अदालत से भी ये बात आई है कि डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। जी, आइन के तहत स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। और वैसे भी क्या हुआ था आपको पता होगा कि उनके अगेंस्ट इन्होंने वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाकायदा फाइल किया गया था और वैसे और किसी ने एतराज वैसे भी डिप्टी स्पीकर के ऊपर उठाया नहीं है। जब डेफिनेशन देखी जाए, स्पीकर की डेफिनेशन में डिप्टी स्पीकर शामिल होता है और डिप्टी स्पीकर को पूरा इख्तियार है रूलिंग पास करने का। और इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये बाकायदा ऑर्डर रूलिंग पास की है। और सिर्फ इसी हद तक नहीं है, बल्कि रूलिंग का भी तज़किरा आया। फिर अदालत ने यह भी पूछा कि पार्लिमानी कमेटी में आप लोगों को बुलाया गया था, आप लोग गए क्यों नहीं वहां पर, इसका अंदाजा बताएं। और जो स्पीकर ने खास तौर पर कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का जिक्र किया गया है और वो सारे मामलात को सामने रखते स्पीकर क्या आइन की पाबंदी नहीं करेगा, आर्टिकल 5 का निफाज नहीं करेगा। स्पीकर ने अगर आइन का आर्टिकल 5 का निफाज किया है और सारी चीजों को रखकर पास किया
किया है, तो इसमें है क्या? वो कहते रहे कि जनाब हमारे 175 वोट हैं। अदालत ने कहा ठीक है, आपके अपने वोट अपनी जगह मौजूद हो, लेकिन सवाल ये है कि जब रूल्स में, कवानीन में ये लिखा हुआ है कि इजाजत देगा, फिर बात है डिस्कशन होगी, बहस होगी, तो इसमें बताया बहस क्यों नहीं हो सकी? उन्होंने कहा जी सिर्फ डायरेक्ट वोटिंग कर दी। फिर अदालत ने बताया कि 31 तारीख के इजलास में आप पढ़ के देख लें, वो लिखा हुआ था कि बुनियादी तौर पर आप उसके ऊपर डिस्कशन होनी है, तो आपने बहस खुद नहीं की है। तो ये मामले बाहर यही नजर आ रहा है कि ये दरखास्त जो है सुओ मोटो चूंकि लिया हुआ है, सुओ मोटो को डिस्पोज करना पड़ेगा। बाकी जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट बार ने या किसी ने दी हैं वो काबिल अखराज लग रही हैं। यानी आप कह रहे हैं सुओ मोटो को डिस्पोज करना पड़ेगा, दैट मींस कि जो सारी रात भर सब लोग डिस्कस करते रहे अपनी फैमिलीज में, अपने दोस्तों के साथ, कि क्या तहरीक अदम एतमाद दोबारा आ सकती है जब असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं? क्या ये सिचुएशन दोबारा क्रिएट होगी या फिर इलेक्शन की तैयारी करें आपकी नजर में अजहर साहब? राइट, कुछ लिंक डिस्टर्ब हो गया है, टेक्निकल डिफिकल्टी, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब ने वाज़ेह बता दिया है। जी अजहर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि सर क्या तहरीक अदम एतमाद दोबारा आ सकती है? चांसेस हैं या बिल्कुल 0% चांसेस हो गए क्योंकि असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं, अब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? और बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा हुआ है कि ये 3 से 7 दिनों के अंदर इस पे वोटिंग होनी थी या बहस होनी थी, ये 8वें दिन हुई है। तो 8वें दिन का मतलब है वो खत्म हो गई है। 7 दिन जब पूरे हो गए हैं तो फिर आगे ये भी अदालत का सवाल था, उसमें बताने की कोशिश की, आइन के आर्टिकल 254 का सहारा लेने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये नेगेटिव वर्ड्स में आया हुआ है 3 से लेकर 7 दिनों के अंदर। तो बज़ाहिर मैं तो यही कह सकता हूँ कि अभी अपोजिशन के लीडर साहब कि स्पीकर ने अगर इश्तिहारात इस्तेमाल किए हैं तो कहाँ गलत किए हैं, ये अदालत को सेटिस्फाई करना था उन्होंने। और एक दो जगह तो बल्कि मिसाल के तौर पर जब ये एक केस का जिक्र आया यूसुफ रज़ा गिलानी का, वो मेरा ही केस है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाया गया था, कि उसमें भी तो स्पीकर की रूलिंग का बात कही गई थी और कहा था उसको देखा जा सकता है। फिर अदालत को बताया कि वो आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत है और वो इख्तियार दिया है उसको कि वो अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से आए तो उसने वो देखना है। अगर वो नहीं देखता, वो जो कि एक डिटर्मिनेशन है, तो उसमें फिर स्पीकर को इख्तियार अपनी जगह मौजूद है। मगर ये 3 मेंबर जजमेंट थी, 5 मेंबर जजमेंट ये मौजूद है, जिसमें आला अदालतों ने भी रिसेंटली यूसुफ गिलानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी करार दे दिया बड़ा वजाहत के साथ कि स्पीकर की रूलिंग वो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। ग्रेट, सही। अजहर साहब, एक और चीज आपसे पूछना जरूरी है, रमजान का मुबारक महीना है जिसके अंदर हम सब्र का और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं, इस फैसले के लिए हमें कितना सब्र करना पड़ेगा आपकी नजर में? राइट, टेक्निकल डिफिकल्टी, लाइन ड्रॉप हो गई है, ट्रैवल कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि कम सब्र करना पड़े क्योंकि सूरत हाल बड़ी संगीन है। जिस तरीके से सुओ मोटो हुआ, जिस तरीके से बात हो रही है, जिस तरीके से आज समाअत हुई, फिर अब मुलतवी हो गई है, दुआ मेरी ये है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे और जो फैसला आए मुल्क की बेहतरी के लिए आए और जल्दी इलेक्शंस हो, जल्दी दोबारा गवर्नमेंट इलेक्ट हो ताकि ये अनसर्टिनिटी खत्म हो। सही चलें जी, अब देखते हैं आगे। हमारी दुआ यही है तलहा कि अल्लाह ताला जो भी करे हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए करे। तो अब जो भी कल सूरत हाल हुई है उस बारे में हम बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।